Good morning everyone and welcome to the class. Today we will start our revision of history. Okay, and we will start with the first chapter. Revision of the first chapter will be starting today. Okay, and the name of our first chapter is what, where, how and when. है ना? So this is your first chapter, and as you are studying this history, the subject history for the first time, है ना? तो the chapter has started like that only कि you should know, you must have an idea about the subject. History है क्या, है ना? What is history? हिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि हमें पास्ट के बारे में, हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में जानते हैं. ठीक है, जैसे यू सी द नेम ऑफ योर बुक. व्हाट इज द नेम ऑफ योर बुक? द नेम ऑफ योर बुक इज आवर पास्ट, है ना? हमारा पास्ट. अभी हम लोग मतलब जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, है ना? हम सब एक हैं. यही एक चीज है जो हम सबको जोड़ती है. वो क्या है? हम सबका इंसान होना. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. वी ऑल हैव ऑलमोस्ट सेम फिजिकल फीचर्स. जो प्रोमिनेंट फीचर्स है वो सबके एक जैसे हैं. भले ही हमारे स्किन के कलर डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी हाइट डिफरेंट हो सकती है, हमारे कोई फैट हो सकता है, कोई थिन हो सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम है. हमारे जो इमोशनल जो नीड्स होते हैं, जो इमोशनली जो हम इंसान के जो भी इमोशंस होते हैं वो भी हम सबके एक जैसे होते हैं. ऐसी तो बात नहीं होती है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों के इमोशंस डिफरेंट होते हैं. इमोशंस का मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम बहुत दुखी हो जाते हैं. तो ये चीज़ें सबके साथ, सारे ह्यूमन बीइंग के साथ ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं. जो चीज़ हमें खुशी देगी वही चीज़ ऑलमोस्ट, हम एकदम बराबर नहीं कह सकते, बट उसी तरह की चीज़ एक दूसरे इंसान को कि जो कि अफ्रीका में है या अमेरिका में, उसके लिए भी वो चीज़ खुशी वाली होगी. तो हमारे इमोशन सेम है, हमारे फिजिकल फीचर्स सेम है, हमारे नीड्स सेम है, हम सब एक हैं. वी ऑल आर वन, है ना? और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इसी ह्यूमन बीइंग के पीछे की लाइफ के बारे में हम जानते हैं. जैसे कि क्या होता है कि अगर हमें थोड़ा सा पीछे हमको जाना है, लाइक कल क्या हुआ था या फिर लास्ट ईयर क्या हुआ था, तो ये चीज़ें तो हम अपनी मेमोरी में हमारी रहती है ना? कि लास्ट ईयर क्या कैसे हुआ था, कुछ भी अगर हमें सोचना हो, सुनना हो, समझना हो तो हम उसको याद करके कर सकते हैं. लास्ट ईयर तक की चीज़ें भी याद रहती है. कुछ केसेस में तो हमें 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल पहले की चीज़ें याद रहती हैं. लेकिन जब हम हजारों साल, लाखों साल पहले की बात करेंगे तो उस समय की चीज़ें कैसे हमें जानकारी होगी, उसको हम कैसे जान पाएंगे? ठीक है, ये इसको जानना ही है हिस्ट्री. ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें. हिस्ट्री तो पास्ट है. जो चीज़ खत्म हो गई है, बुक का नाम ही हमारा पास्ट है ना? तो जो चीज़ अब है ही नहीं, जो खत्म हो चुकी है, उसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, वो हम क्यों पढ़ें? तो ये गलत है कहना, क्योंकि हमारा जो पास्ट होता है ना, हमारा पास्ट पे ही तो ये प्रेजेंट हमारा खड़ा होता है. जो हमने हमारे जो फाउंडेशन जिसको हम कह सकते हैं, हमारे जो फाउंडेशन है वो क्या है? वो पास्ट से ही तो बनता है. वो एक हमें एक आधार देता है, एक बेसिस देता है जिस पर हम टिके होते हैं. और पास्ट में जो कुछ भी हुआ, अगर हम उसको जानेंगे, समझेंगे, तो हम अपने प्रेजेंट में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएंगे, और फ्यूचर के लिए हमारी स्ट्रैटेजी भी हम सही ढंग से बना सकते हैं. तो पास्ट को अगर हम जानते हैं, अपने रूट्स को
जानने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें जो नॉलेज मिलता है वो हमारी लाइफ के जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। हम बहुत सारी बातें जो नहीं जान रहे थे वो जान जाते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ के बारे में चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये सोचना कि हिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने से बहुत फायदा है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक ये भी लाइन आप लोगों ने सुना होगा शायद, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका क्या मतलब होता है? हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है हर समय। ये हम देखते हैं कि एक साइकिल की तरह चलता है जो लाइफ है ना, पूरा ह्यूमन लाइफ, इट्स लाइक अ साइकिल। जो चीज़ें एक बार हो जाती हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, वो फिर घूम के हमारे सामने आती है। हाँ, ये हो सकता है कि वो एकदम उसी फॉर्म में हमारे सामने ना आए, कुछ उसके फॉर्म्स डिफरेंट हो, है ना, कुछ नई चीज़ें उसमें जुड़ जाएं, हो सकता है, बट बेसिक चीज़ जो है वो वही रहता है। वो फिर से वो चीज़ें हमारे सामने घूम के आती हैं। हिस्ट्री जो है वो कभी मरता नहीं है। हमको लगता है ना कि हिस्ट्री तो मरी हुई चीज़ों को, जो चीज़ें हैं ही नहीं, हम उनको पढ़ रहे हैं। नो, दिस इज अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट इफ वी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री लाइक दैट। हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप पीछे में जो कुछ भी हुआ उसको समझिए, क्योंकि वो चीज़ें जो पीछे हो चुकी हैं वो फिर से हमारे सामने आएंगी फ्यूचर में। यही होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लें, जो कि सेंस ऑफ ड्रेसिंग को ही अगर हम देखें, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जब हम उसको बिल्कुल लेटेस्ट समझ रहे होते हैं कि एकदम लेटेस्ट फैशन में आया है, हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वो कपड़ा, और तब हमारी मदर या ग्रैंड मदर कहती है, अरे मदर कहती हैं सपोज कि अरे ये तो वही कपड़ा है जो हम लोग, उसी तरह का कपड़ा है जो हम लोग छोटे में बच्चे थे तो इसी तरह के कपड़े पहनते थे। ये क्या है? ऐसा होता है, इट हैपेंस। ये क्या है? जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, हमें लगता है कि हमारी मदर या ग्रैंड मदर, जो भी हमारे जो पीछे के लोग हैं, वो बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते थे, बट वो चीज़ें जो उस समय की थी वो फिर से वापस आ जाती हैं, और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। इट इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन। तो हिस्ट्री कभी मरती नहीं है। हिस्ट्री हमेशा हमारे सामने एक नए फॉर्म में प्रकट होती रहती है। इट ऑलवेज कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। सो इफ वी आर नोइंग द हिस्ट्री, देन वी विल बी एबल टू टैकल द सिचुएशन इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो हिस्ट्री कभी भी खत्म नहीं होता है। और दूसरी चीज जो हिस्ट्री से और भी प्रॉब्लम है ना लोगों को, क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, बच्चों को, कि डेट्स नहीं याद होते हैं हमें, है ना। बहुत सारे डेट्स होते हैं हिस्ट्री में, इतने डेट्स क्यों होते हैं, क्या यूटिलिटी है, हमें डेट नहीं याद होते हैं, डेट कैसे याद किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। डेट से कोई मतलब नहीं होता है हिस्ट्री को। हिस्ट्री को तो इवेंट्स से मतलब होता है। हिस्ट्री में हम इवेंट्स पढ़ते हैं, डेट्स नहीं पढ़ते हैं। और जब इवेंट्स हम पढ़ते हैं तो नेचुरली उसके साथ कुछ डेट्स जुड़ जाते हैं, और बिकॉज द इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट तो डेट्स भी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए, है ना। सपोज करो तुम्हारी बहुत ही क्लोज फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है। सपोज हिज बर्थडे इज ऑन 15th of January। तुम्हें क्या याद करने की जरूरत पड़ेगी? या फिर तुम्हारा खुद का ही बर्थडे अगर हम समझ लें, तुम्हारी खुद का बर्थडे जो है वो 15 जैन को है, तो क्या ये 15 जनवरी तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे दिमाग में हर समय तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा, मेरा बर्थडे 15 जैन को। क्यों? क्योंकि वो इवेंट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड दैट इज वाई तुमको वो डेट तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हिस्ट्री भी यही है। हिस्ट्री में हमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं होते, इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इवेंट्स को एनालाइज करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें डेट्स भी साथ में आ जाते हैं।
बट पहले की जो हिस्ट्री होती थी ना और अब की हिस्ट्री है उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। जैसे पहले जो हम हिस्ट्री पढ़ते थे ना उसमें डेट्स ही इम्पॉर्टेंट होते थे। हर तरह की जो इवेंट्स वर नॉट इम्पॉर्टेंट, डेट्स वर इम्पॉर्टेंट। लेकिन आज इधर के समय में हम कहेंगे कि हिस्ट्री का जो नेचर है ना बहुत चेंज हुआ है। अब हम हिस्ट्री को उस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि सिर्फ डेट्स हम याद कर लिए तो हमें हिस्ट्री पे हमारा कमांड हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स। ठीक है, तो ये जो मैंने चीज़ें बताई दीज आर नॉट इन योर बुक्स, है ना, ये बुक की चीज़ नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें हिस्ट्री में जो अच्छा लगे पढ़ने में, तुम हिस्ट्री को ज़्यादा समझ सको, है ना। और हमने तो पूरी बुक कवर कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड द बुक। और इस बुक को जब हमने कंप्लीट किया तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आई, बहुत सारी चीज़ों पे हमने आपस में डिस्कशन किया है। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत चीज़ें ऐसी आई जिनको हम देखते हैं कि आज भी वो चीज़ें हमारे सामने हैं। तो यू आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, बहुत अच्छे से तुम समझ रहे हो कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो अब हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हिस्ट्री जो है वो बेकार है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। इट्स वेरी वेरी यूजफुल सब्जेक्ट। और अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। और मैंने बताया ना, जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ से क्या सोर्स मिला, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कोई डिगिंग किया, एक्सकवेशन किया, वहाँ पर ये बिल्डिंग मिला, देन कोई पॉटरी मिली, और उसके बाद सब चीज़ों को जोड़ करके जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो मैंने बताया था ना कि हिस्टोरियंस का काम कैसा होता है, दे वर्क एज डिटेक्टिव, है ना। जो हिस्टोरियंस होते हैं एक्चुअली वो किसका रोल प्ले करते हैं, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ डिटेक्टिव। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं डिटेक्टिव की तरह, जैसे एक कहीं पर सपोज कोई क्राइम होता है अगर, तो उसके बहुत सारे एविडेंसेस खोजे जाते हैं। जो डिटेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, एविडेंसेस खोजते हैं, क्या कहाँ क्या सबूत छूटा हुआ है उसको वो कलेक्ट करते हैं, और फिर उन एविडेंसेस के बेसिस पे वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस तरह से क्राइम हुआ होगा। हालांकि वो जो जिस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं उसके बारे में वो सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, यानी कि ऐसा ही हुआ था, वो एक पॉसिबिलिटी बताते हैं इस तरह से हुआ होगा। और फिर उसी बेसिस पे उन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया, जो कुछ भी डिटेक्ट किया, उसके बेसिस पे फिर आगे का काम होता है ना। तो ऐसे ही जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक डिटेक्टिव की तरह वो जहाँ हर जगह से एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम सोर्सेज कहते हैं। तो तरह तरह के सोर्सेज से, जैसे कि कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिल गया, कुछ उस समय की यूज़ की हुई चीज़ें मिल गई, कुछ उस समय की बिल्डिंग्स मिल गए, है ना। तो इन सब सोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में, और फिर उसको एक बात को दूसरी बात से जोड़ करके एक अपने हिसाब से उनको जो लगता है कि इस तरह से हुआ होगा, ठीक है, फिर वो ऐसा अपना बनाते हैं, अपनी वो उनकी फाइंडिंग यही होती है कि इसी तरह से हुआ होगा। कई बार हम लोगों ने जब डिस्कशन किया हिस्ट्री में हमने चैप्टर्स को, तो ये आया ना कि इस बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है, दे आर नॉट 100% श्योर अबाउट दिस इंसिडेंट, बट ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि कोई मतलब वो स्टैब्लिश है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कई सारे सोर्सेज से कई सारे हिस्टोरियंस सेम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। बट कई बार होता है ना कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अलग अलग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो पॉसिबिलिटी वाली बात आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू किसी हिस्टोरियन के हिसाब से ऐसा हुआ होगा। तो हिस्ट्री जो है इसमें कभी कभी तो बिल्कुल क्लियर होता है कि पीछे क्या हुआ था, सब चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने जो एविडेंस होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, एविडेंसेस जो होते हैं वो सही से नहीं मिल पाते, और वैसे कंडीशन में जो हिस्टोरियंस होते हैं वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताते हैं कि इस तरह से चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताया।
अब हम लोग अपना ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, वेयर वॉज इट हैपेंड, कहाँ पर हुआ था, हाउ वॉज इट हैपेंड, कैसे हुआ था, एंड व्हेन इट वॉज हैपेंड, कब हुआ था। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, द इवेंट इज इंपॉर्टेंट, वेयर द प्लेस इज इंपॉर्टेंट, हाउ द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, when the date is important। तो इन सब चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। डेट इज नॉट द ओनली थिंग विच वी स्टडी इन हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम लोगों को बहुत लाखों साल पहले की बातें पता चल जाती हैं कि उस समय कैसे क्या होता था। ठीक है, इसके लिए हमारे सामने बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा इंडिया है, जिस इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जिस इंडिया में हम रहते हैं, असल में इसमें एक चीज़ पहले मैं समझाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बुक में ये वर्ड आया है और पूरी बुक में मैंने इसको समझाया है। फिर भी मुझे जहाँ तक आई नो कि देयर मस्ट बी सम कन्फ्यूजन इन सम ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट बी कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस कि आखिर ये सब कॉन्टिनेंट होता क्या है, व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्योंकि ये जब भी हम इंडिया की बात करेंगे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आपका सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। ठीक है, क्या है, नॉट होता है, व्हाट इज इट, व्हाट डू वी मीन बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से हम क्या मीन करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है ना। कॉन्टिनेंट, वी हैव स्टडीड अबाउट कॉन्टिनेंट इन जियोग्राफी। एक बहुत ही बड़ा जो लैंडमास होता है जो कि अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से जैसे थोड़ा सा सेक्लूडेड होता है, अलग होता है ना, जो अलग एक बड़ा सा लैंडमास जो कि बाकी पार्ट से अलग होता है, उसी को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब हम आते हैं कि हम सब कॉन्टिनेंट किसको कहेंगे। तो सब कॉन्टिनेंट जो होता है वो कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट होता है। जब भी हम किसी के आगे सब SUB लगाते हैं ना, तो वो पार्ट को डिनोट करता है ना। सब SUB सब जब भी लगाएंगे तो वो उस जिसके भी वर्ड के आगे सब लगता है वो उसके पार्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट के आगे सब लग रहा है, तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हुआ कि इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, यानी कि लैंड मास है। अब ये कैसा लैंड मास है, ये एक ऐसा लैंड मास है जो एक कॉन्टिनेंट का तो पार्ट है, लेकिन वो एक ऐसे उसके चारों तरफ का जो जियोग्राफिकल फीचर है वो एक ऐसा जियोग्राफिकल फीचर के है उसके चारों तरफ, जिसके कारण वो सेक्लूडेड हो गया है। सेक्लूडेड मतलब सेपरेट। ठीक है, कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, उसका एक पार्ट हम कह रहे हैं उसको सब कॉन्टिनेंट। और ये सब कॉन्टिनेंट है ये सेपरेटेड है फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से। क्यों सेपरेटेड है? बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स, लाइक माउंटेन हो सकता है उसकी वजह से वो सेपरेटेड हो, या ओशन हो सकता है, सी हो सकता है उसकी वजह से वो सेपरेटेड हो, डेजर्ट हो सकता है उसकी वजह से वो सेपरेटेड हो। तो इस तरह के जो पोर्शन होता है कॉन्टिनेंट का, जो कि एक मेजर पोर्शन है, और बाकी कॉन्टिनेंट के बाकी पार्ट से वो सेपरेटेड है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स।
तो उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब हम आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हुआ, इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, इंडिया इज इन एशिया, है ना। इंडिया जो है वो एशिया के एशिया का एक पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है एशिया का। अब हम कह रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसका ये मतलब हुआ जैसे इंडिया में, अगर इंडिया को देखो, इंडिया के मैप को ऑब्जर्व करेंगे हम, तो क्या देखते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। तो नॉर्थ में पूरा हिमालय है, और साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में अरेबियन सी है ना। अगर हम इंडिया का मैप को बनाते हैं, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग द मैप, ओके, तो बस मैं एक हल्का सा बना रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके, है ना। तो ये हमारा इंडिया का वॉट एवर इट इज, ठीक है। बहुत ही सही मैप बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बस एक आइडिया के लिए इसको मैंने बना दिया है। ठीक है। तो अब नॉर्थ में हमारे क्या है, यहाँ पर पूरा ऐसे हमारा हिमालयाज है ना। ये भी हम लोगों ने जो जब इंडिया कंट्री पढ़ा उसमें जियोग्राफी में, तो इसको हम लोग डिस्कस किए हुए हैं ना। और फिर नीचे में इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर अरेबियन सी है। तो अगर हम देखें तो इंडिया को, सिर्फ इंडिया को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ये बाकी पार्ट से बहुत अलग है ना। इधर आपका वो हो गया हिमालय है, तो इधर हिमालय के इधर के जो पोर्शंस है उससे हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, अलग थलग से हो गए। फिर ये बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी है, तो इसके कारण भी हम इधर तो किसी से भी जुड़े हुए नहीं है ना, अलग थलग है। अब यहाँ पर सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया इज नॉट देयर, ओनली इंडिया इज नॉट देयर। इंडिया के साथ साथ और भी कुछ कंट्री हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान हो जाता है ना। ये इंडिया है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ कौन है, नेपाल, है ना, जो कि हिमालय के पहाड़ वाले ही रीजन में पड़ता है, तराई में, है ना। थोड़ा तराई में पड़ता है, थोड़ा ऊपर वाले पोर्शन में पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं, ये है नेपाल, ठीक है। और यहाँ पर फिर कौन सी कंट्री है, भूटान। ये सब हमने किया हुआ है, जब इंडिया के नेबर्स को पढ़ा है ना, तो सब किया हुआ है। तो अगर आप हर चीज़ को हमारे देखो, ऐसा ना सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और आइसोलेशन में कभी नहीं पढ़ना है। जब हम एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट को रिलेट करेंगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि अरे हिस्ट्री में मैडम ज्योग्राफी क्यों बता रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। जितना ज़्यादा हम सब्जेक्ट्स को जोड़ करके समझेंगे ना, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। तो ये, क्योंकि ये तो जो कैटेगराइजेशन किया गया है सब्जेक्ट का, वो तो हमने, इंसान ने किया है ना, एक्चुअली तो सब एक ही है, हम सब एक हैं, है ना। तो ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बांग्लादेश। और जब हम यहाँ पर नीचे में आते हैं तो ये इस इंडियन ओशन में यहाँ पर हमको क्या दिखता है, यहाँ पर एक और कंट्री है, ये है श्रीलंका, है ना। तो ये जो कंट्रीज का नाम है, अब जैसे पाकिस्तान जो है, यहाँ पर भी एक माउंटेन रेंज है जिसको हिंदू कुश कहते हैं।
तो ये पूरा जो कंट्री, ये जो सारे कंट्री का नाम हमने लिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज जो हैं, इन सब का एक अलग सब कॉन्टिनेंट बन गया। ये सभी जो हैं वो एशिया के अदर पार्ट से सेपरेटेड हो गए बिकॉज ऑफ माउंटेन रेंज, बिकॉज ऑफ दीज ओशंस एंड सीज, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द एशिया। ठीक है, एशिया के पार्ट है और एक ये बहुत बड़ा लैंड मास है। इसको अगर देखा जाए, अगर सबके एरिया को हम मिला दें, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये एक काफ़ी बड़ा लैंड मास होगा। तो बड़ा लैंड मास तो है, कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, लेकिन बाकी कॉन्टिनेंट से इन जियोग्राफिकल फीचर्स के कारण ये सेपरेटेड है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट, या फिर पूरा अगर मिला के कहेंगे तो ये है, दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसी को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, अब हम जब भी सब कॉन्टिनेंट कहेंगे तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया। इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज भी उसमें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे, और वो अदर कंट्रीज कौन से हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया के अलावा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर समय बार बार ये चीज़ें आएंगी। अगर एक बार में समझ नहीं आई तो फिर क्या होगा कि बार बार आएगा और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए बेटर यही होगा कि हम इसको समझ लें, जो कि मैंने समझाया है, एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा सबको। अब हमें क्या देखना है कि कौन से वो पीपल थे, अर्लीस्ट पीपल मतलब वो लोग जो कि सबसे पहले इस अर्थ पे रहना जिन्होंने स्टार्ट किया। सो वी विल बी सीइंग अबाउट द अर्लीस्ट पीपल। अब अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देखें कि कौन से वो लोग थे जिनको, जो कि अर्लीस्ट पीपल थे, जो कि यहाँ पर रहते थे, वो कौन थे, कहाँ पर रहते थे, वो क्या काम करते थे, ठीक है, कब रहते थे, इन बातों को ही हमको देखना है। तो हम क्या देखेंगे कि नर्मदा जो रिवर है, नर्मदा रिवर, अपने मैप में यू कैन सी दिस नर्मदा रिवर जो है वो हमारे कहाँ पे पड़ती है, वो हमारे सदर्न पार्ट में पड़ती है। ठीक है, साउथ इंडिया जो है ना, डेक्कन जिसको हम कहते हैं, उसमें नर्मदा नदी पड़ती है। So you will see that in your book on page number 2, one physical map of India is given, and in this physical map you will see so many rivers and mountain ranges are given, है ना। तो when you observe this map you can see नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है। मध्य प्रदेश में एक माउंटेन रेंज है अमरकंटक, ठीक है, उसी अमरकंटक से ये निकलती है और फिर मध्य प्रदेश पूरी बहती हुई गुजरात में जाती है और फिर जाकर के वो अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो नर्मदा रिवर है, इसकी जो बैंक है, इसका जो किनारा है, वहाँ पर लोग रहते थे आज से जिसको हम कहें सैकड़ों हजारों साल पहले। Hundreds, thousands of years ago, people used to live along the banks of the Narmada river. And इन लोगों को जो नर्मदा रिवर के किनारे पर रहते थे, हम क्या कह रहे हैं, अर्लीस्ट पीपल, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये सब कॉन्टिनेंट के अर्लीस्ट पीपल थे जो कि नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और ये जो अर्लीस्ट पीपल हैं जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, वो क्या करते थे, कैसे वो अपना लाइफ लीड करते थे, दे वर स्किल्ड गैदरर्स। गैदरर्स का मतलब क्या होता है, गैदरर्स हुए जो गैदरिंग करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट उस समय तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, है ना,
तो फॉरेस्ट एरियाज में लोग घूमते रहते भी थे, फॉरेस्ट में ही, केव्स में, फॉरेस्ट में। और फिर वहाँ पर वो वहाँ से बहुत सारी जो खाने पीने की चीज़ें होती थी उसको वो जमा करते थे। दिन भर उनका वही काम होता था, वो गैदरिंग का ही काम करते थे कि कौन सी जो चीज़ें जो पेड़ से हमें मिल रही हैं, पेड़ पे जो है वो उनमें कौन सी चीज़ें खाने लायक हैं, लाइक फ्रूट्स हुआ, फिर रूट्स हुए, है ना। और तो उन चीज़ों को वो गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे। गैदरिंग क्या होता है? कलेक्शन, कलेक्ट करना। तो ये गैदरिंग इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, उसी से उनका लाइफ चलता था। और दूसरा जो काम उनका था वो क्या था? हंटिंग का काम। हंटर्स, दे वर गैदरर्स एंड हंटर्स, यही दो काम वो करते थे। एनिमल्स को हंट करके फिर उनका वो जो फ्लैश होता था उसको वो खाते थे। वही, उसी से उनकी लाइफ चलती थी, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं था ना, कोई किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं था सिविलाइजेशन का। तो लोग जो थे वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट थे, और इस तरह से गैदरिंग और हंटिंग करके वो अपने लाइफ को चलाते थे। गैदरिंग क्या हुआ? जब हम डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं, एडिबल जो चीज़ें होती जिनको हम खा सकते हैं, उन चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, और फिर उससे उनकी लाइफ चलती थी। खा करके, खाना तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड है हमारा ना। और दूसरा काम क्या था कि हंटिंग का। तो ये चीज़ें करके ही वो सरवाइव कर पाए थे, नहीं तो अगर नहीं करते तो कैसे? दे विल नॉट बी एबल टू सरवाइव। हो ही नहीं पाता सर्वाइवल, ह्यूमन लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पाती, है ना। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके।